हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आप लोग 20 से 22 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। फ्रेंड्स, कला वर्ग में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पढ़ना होगा। ओके, और भी क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। सुबह वाली दोपहर वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। अगर क्रैश कोर्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी करने का जो समय है आपके पास बहुत ही कम समय है और हमारे क्रैश कोर्स से यानी कि पीडीएफ से आप लोग अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। 527 पेज की ये पीडीएफ है। 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये निचोड़ नोट्स है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं, अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नकदी फसल नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं चारों फसलों के नाम, फिर आप लोग बताइए कौन सी नकदी फसल नहीं है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो इसमें देखिए, वैसे तो नकदी फसल सभी हैं, कपास भी है, जूट भी है, आलू है, चाय है, बट इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें चाय हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखिए ध्यान रखना, नकदी फसल उसे कहते हैं जिसे जो है व्यापार के उद्देश्य से जो है किसानों द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कपास, जूट, आलू, इनको जो है उगाकर प्रत्यक्ष रूप से हम बाज़ार में बेच सकते हैं, और चाय को हम मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि चाय को जो है परिमार्जित करने के पश्चात उसे बाज़ार में बेचा जाता है। तो यहाँ पे चाय आपका जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है? 52 को जवाब दें। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे 52 का। तो ये आपका यूएसए में है, अमेरिका में। ठीक है, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि क्या कारण है ये आप लोग को बताना है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि जो है ये अच्छे संग्रहण केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते रहते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संग्रहण की प्रक्रिया होती रहती है। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है कहाँ से? तो इसका उद्गम स्थल आपको याद रखना है, कैलाश हिमानी आपका हो जाएगा। 54 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? चौड़ी नदी है, या लंबी नदी है, या गहरी नदी है, या छोटी नदी है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नील नदी जो है विश्व क्या है? विश्व की क्या है? लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? बताएं सब लोग, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, या आकस्मिक संचरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा आप लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो वो संचरण आपका है निर्माण धनात्मक संचरण। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को बहुत कम लाइक किए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं बता दूं 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? बताएं सब लोग, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? बताइए सब लोग। तो ये होता है, कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं क्या? कंदरा, यू आकार की घाटी, या वी आकार की घाटी, या भ्रंश घाटी? बताएं सब लोग। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भागों को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है लिए गए हैं किस देश से? जर्मनी से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से? कहाँ से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो आपात उपबंध ध्यान रखना जर्मनी से लिया गया है। 59 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक का टारगेट है 200। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था?
वर्ग जो है संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो है सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भागों को क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भागों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब से कब तक, यानी कि किस महीने से किस महीने तक चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है, बताएं। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये जून से अक्टूबर चलता है, जून से अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केरल से। चलिए, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है, या एक दिन घट जाती है, या आधा दिन बढ़ जाती है, आधा दिन घट जाती है? तो ध्यान रखना, एक दिन बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टॉपिक वाइज ही क्लासेस हो गई हैं, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? बताइए सब लोग, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 64 का जवाब दें सब लोग, 64 का जवाब दें। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेडेड होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए, सिल क्या है ये आपको बताना है। सिल क्या है? सिल बताएं सब लोग, सिल क्या है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। सिल क्या है? तो सिल देखिए, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। ठीक है, ध्यान रखना सिल। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है ये आपको बताना है। 66 का जवाब दें सब लोग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बताएं सब लोग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो नोट कर लीजिए सब लोग। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। 66 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए सब लोग, प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। उपरोक्त सभी आपके कथन सही हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? बताएं सब लोग, कौन सा जो है गलत है इसमें? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे इथोपिया की राजधानी सुआ लिखा गया है, जो कि इथोपिया की जो राजधानी है आदिस अबाबा है। क्या है? आदिस अबाबा। यहाँ पे ये आपका नहीं सही था, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित कहाँ? कैस्पियन सागर या झील कहाँ अवस्थित है? ज़्यादातर कैस्पियन सागर ही आपको देखने को मिलेगा, कैस्पियन झील कहीं भी लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा आपको। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कैस्पियन सागर ये अवस्थित है, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। तो 69 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आइसोहेल्स के सामने आर्द्रता लिखा हुआ है, जो कि आइसोहेल्स जो है लाइन सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। यहाँ पे आर्द्रता दिया है, तो यही आपका नहीं सही था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? तो वो है ताप्ती। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक तटबंध का संबंध हो जाएगा नदी से। ठीक है, और एस्कर का संबंध हो जाएगा हेमनदीप से। पेल्जे का कास्ट से हो जाएगा, बरखान का जो है बातोड़ से हो जाएगा। तो 72 का जो है आपका यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए सब लोग। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ पे केवल ये वाला आपका सही है, ये वाला केवल दूसरा। स्टोबे ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की है, तो केवल यही आपका सही है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताना है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेब्जिन का विरोध किया, परंतु हुम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया, उनका निस्तारण किया। किसने? वेरेनियस ने। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, मतलब बताना है आपको। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा सही है। तो इसमें यही सही है, वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, इसके संबंध में कि एक क्षेत्र जो हिमनादित नहीं हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे कौन? कतई जहर वाला प्रश्न है, बताएं सब लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे कौन? लॉर्ड स्पिन या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रीडिंग? तो लॉर्ड डफरिंग थे। ठीक है, 76 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयबी थे। ठीक है, चलिए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताएं सब लोग। गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो लाला हरदयाल सिंह थे। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको रट गया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी जाँच के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, हंटर कमीशन की। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, बताएं सब लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी छापने वाला प्रश्न है, बताएं सब लोग। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1929 या 1933 या 39 या 31? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। डेट भी याद रख सकते हैं, मंथ भी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? 80 का जवाब दें सब लोग। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। ठीक है, अनुमति। 80 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, ये भी क्वेश्चन रट गया होगा। यही होता है प्रैक्टिस सेट लगाने का फ़ायदा। साख्य दर्शन से कौन संबंधित है, यानी कि साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं कपिल। 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक यानी कि अध्यक्ष थे कौन, ये आपको बताना है। इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषदों की विषय वस्तु है क्या? उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या उपयुक्त सभी? तो उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन। 83 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये था सातवाहन वंश का शासक। 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाहान ये एक चीनी यात्री था, ये किसके शासन काल में भारत आया था, ये आपको बताना है। फाहान, तो फाहान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, और वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। दोनों चीनी यात्री थे। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, यही काल है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान कीजिए सूची सेकंड में दिए गए राजवंशों से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बताइए सब लोग। एक तरफ यहाँ पे तीर्थयात्री हैं, एक तरफ यहाँ पे वंश लिखा गया है, तो कौन से तीर्थयात्री किस वंश से संबंधित हैं आपको बताना है। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मेघ स्नेज का संबंध हो जाएगा भाई मौर्य वंश से, और फाहान का जो संबंध हो जाएगा इसका संबंध हो जाएगा गुप्त वंश से, और वेनसोंग का पुष्पभूति वंश से हो जाएगा। तो 87 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्तम रामचरित के लेखक थे कौन? उत्तर रामचरित के लेखक थे कौन? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तर रामचरित के लेखक थे भवभूति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के 14 शिलालेखों में पाए गए थे क्या? अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे गिरनार में पाए गए थे। ठीक है, 89 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में है गिरनार। ठीक है, चलिए तद्भव शब्द इसमें कौन सा है?
देखिए हिंदी के भी कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें तद्भव शब्द बताना है इसमें आपको। तो इसमें आपका सुर जो है आपका तद्भव शब्द है। जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? मृदुभाषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? बताएं सब लोग। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बताएं सब लोग। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस मंत्र में जो है मिलता है? ये किस ग्रंथ में मिलता है? ये तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ये भी आपको याद रखना है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में जो है अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, अनुवाद इसका। चलिए, चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य है क्या? बताएं सब लोग। चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य था, 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही इसका तात्पर्य था तिनकाठिया प्रथा का। ठीक है, चलिए। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड का जो है प्रमुख कार्य क्या है? बताएं सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है, नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, यही जो है नाबार्ड का कार्य है। और इसकी स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 1982। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो है, जब आगम कीमतें स्थिर हों और बाह्यमित विविधताएं ना हों तो पूर्ति चक्र क्या होगा? उद्योग पूर्ति चक्र क्या होगा? सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है जब जो है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चूज द नाउन फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन द फ्लाविंग सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? दैट हो जाएगा इसका। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर देगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। क्रैश कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना जरूर फीडबैक बताइएगा। और कल की जो क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, तो कल जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं जरूर देखिएगा और नोट्स बनाइएगा उससे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।